हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के क्वेश्चन आंसर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में दिया हुआ वो है फिल इन द ब्लैंक्स का, जिसमें लिखा है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज़ कॉल्ड। यानी कि एक प्लेस जहाँ पे एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट करके रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेकेंड क्वेश्चन है स्पीशीज़ फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया इज़ नोन एज। यानी कि ऐसी स्पीशीज़ जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे प्लेसेस बिकॉज ऑफ डैश चेंजेस। यानी कि किस चीज़ में चेंजेस आने की वजह से बर्ड्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती हैं? तो उसका आंसर होगा क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, जिसमें से फर्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायो रिजर्व। इसमें आप लोग क्या डिफरेंस करेंगे? तो इसके लिए आप 2 कॉलम बना लीजिएगा और उसके बाद फिर उसमें हम लोग लिखेंगे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके बारे में अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट। यानी कि एक प्लेस जहाँ पे एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। वहीं पे बायो रिजर्व क्या है? द एरिया मेंट फॉर प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वो एक एरिया है जहाँ पे कोई भी स्पीशीज़ जो है उसको वहाँ पे उसके प्रोटेक्शन के लिए और उसको कंजर्व करके रखने के लिए, ये 2 चीज़ों के लिए हम लोग वहाँ पे रखते हैं। इसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? अ प्लेस ओनली टू कंजर्व प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। बायोस्फीयर रिजर्व में भी हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कंजर्व कर रहे हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या लिख रहे हैं कि इट हेल्प्स ओनली टू कंजर्व और प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। लेकिन वहीं बायो रिजर्व क्या है? इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कल्चर ऑफ दैट एरिया। यानी कि उस एरिया के कल्चर को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये हो गया 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायो रिजर्व के बीच का। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो यहाँ पे आपका पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम लोग को पता है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट, लेकिन जू क्या होता है? अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन आर आर्टिफिशियल हैबिटेट। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल हैबिटेट है और यहाँ पे नेचुरल हैबिटेट है, इसलिए ये दोनों के बीच का ये डिफरेंस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। यानी कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ और एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ में क्या डिफरेंस होता है? तो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो है जहाँ पे जो कोई भी अगर एनिमल हम लोग ले रहे हैं ना, उनका डे बाय डे नंबर कम होते जा रहा है और वो लोग इस लेवल तक पहुंच जा रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं वो एक्सटिंक्ट हो सकता है, मतलब ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से। उसको हम लोग एंडेंजर्ड स्पीशीज़ बोलते हैं। वहीं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ वो है जो कभी रहा होगा, ऐसे एनिमल्स जो कभी रहे होंगे लेकिन अभी फ़िलहाल जो उनका नंबर है वो ज़ीरो है। और वो क्यों हो गया है? क्योंकि उनके हैबिटेट में चेंज आते जाता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस में चेंज आते जाता है, उसके साथ साथ वो लोग वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो आप इसका आंसर कैसे फ्रेम करेंगे? एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए लिखेंगे द स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू सच अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटेंक्शन। ओके, दे माइट फेस एक्सटेंक्शन। लेकिन वहीं पे एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ क्या है? द स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स हुज नंबर इज़ ज़ीरो बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन देयर हैबिटेट एंड अदर क्लैमिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फाउना के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, तो वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? फ्लोरा मीन्स फ्लावर्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में है, और फाउना मीन्स एनिमल्स के बारे में है। तो द प्लांट्स विच आर फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया उसको हम लोग फ्लोरा बोलते हैं, जैसे कि जामुन हो गया, साल हो गया। और वहीं पे द एनिमल्स विच आर फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया उसको हम लोग फाउना बोलते हैं, जिसमें एग्जाम्पल में हो गया लेपर्ड, चीता, एलिफेंट एक्सेट्रा। नाउ थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग। क्या क्या ऑप्शंस में दिए हुए हैं? वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स, इन्वायरमेंट, विलेजेस, सिटीज़, अर्थ, द नेक्स्ट जनरेशन। इन सारी चीज़ों के ऊपर में डिफॉरेस्टेशन का क्या अफेक्ट पड़ रहा है वो हम लोग को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो वन बाय वन सबको देखेंगे। सबसे फर्स्ट वाले में देखते हैं वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स, इनके ऊपर क्या अफेक्ट पड़ रहा है डिफॉरेस्टेशन का। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं trees are the habitats as well as source of food for wild animals। जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उन लोग तो ट्रीज़ पे ही डिपेंडेंट रहते हैं अपने ज़िंदगी के लिए भी और साथ ही साथ में फूड के लिए भी। लेकिन अगर इन्हीं पेड़ को कट कर देंगे तो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा ना। इसलिए डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के लिए आप क्या लिखेंगे? डिफॉरेस्टेशन जो है
जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन बढ़ेगा ना तो पॉल्यूशन भी बढ़ेगा और साथ में इन्वायरमेंट का टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा, और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होगा, और ग्लोबल वार्मिंग के वजह से जो ग्राउंड लेवल है वाटर का वो और नीचे चला जाएगा। साथ ही साथ में सॉइल का फर्टिलिटी भी ख़त्म हो जाएगा और बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंजेस आ सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑफ द इन्वायरमेंट with the increase in carbon dioxide level and decrease in oxygen level, it will give rise to global warming. It also lowers the ground level of water. Moreover, deforestation decreases the soil fertility and increases the chances of natural calamities. नेक्स्ट पॉइंट है विलेजेस यानी कि रूरल एरियाज़ पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, और उसके बाद सिटीज़ यानी कि अर्बन एरियाज़ पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। तो दोनों को एक साथ देख लेते हैं। रूरल एरियाज़ में यानी कि विलेजेस में जो क्या होगा, जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होगा, रेनफॉल कम हो जाएगा। रेनफॉल कम होगा तो सॉइल का फर्टिलिटी भी कम हो जाएगा, और सॉइल फर्टिलिटी अगर कम हो जा रहा है तो विलेजेस में मोस्ट ऑफ द पर्पज़ क्या होता है, लोगों का फार्मिंग करते हैं ना, एग्रीकल्चर वहाँ पे बेस्ड होता है। तो उसके वजह से अगर वो वहाँ पे अफेक्ट हो रहा है तो वो बाकी सारी चीज़ों को ख़त्म कर देगा। तो इसमें क्या लिखेंगे? द डिक्लाइन ऑफ रेनफॉल, द डिक्रीज इन fertility and the chances of natural disasters affect the village life. नेक्स्ट है सिटीज़। सिटीज़ में क्या होगा? तो सिटीज़ में डिफॉरेस्टेशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगा और एज ए रिज़ल्ट पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। तो डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग, इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ पॉल्यूशन, हैंस डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट्स द लाइफ इन सिटीज़। नेक्स्ट पॉइंट पूछा है अर्थ पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। तो deforestation decreases the fertility of soil, it changes the physical properties of soil, all these changes result in desertification. desertification मतलब पूरा डेजर्ट बन जाएगा। डेजर्ट कैसा होता है? वहाँ पे कोई लाइफ नहीं होता है ना, ना प्लांट्स ना एनिमल्स रह सकते हैं ना ह्यूमन बींग्स रह सकते हैं ठीक से। तो अर्थ जो है वो पूरा एक डेजर्ट बन जाएगा। उसके बाद है द नेक्स्ट जनरेशन यानी कि आने वाली जनरेशन के ऊपर डिफॉरेस्टेशन का क्या अफेक्ट पड़ेगा। Deforestation will majorly affect the life of next generation. The next generation will face problems at every step. Climatic conditions will be adversely affected. There will be scarcity of food and clean environment. Next generation won't be able to see most of the animal species due to habitat loss. फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ़, क्या होगा जब। क्या क्या कंडीशंस दी हुई है? पहला दिया हुआ है वी गो ऑन कटिंग ट्रीज यानी कि हम लगातार पेड़ काटते जाएंगे। सेकंड, द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज़ डिस्टर्ब्ड यानी कि किसी एनिमल का जो भी लाइफ कंडीशन है, जिस कंडीशंस पे वो ज़िंदगी जी रहा है, यानी कि कितना उसको टेम्परेचर चाहिए, कितना उसको वाटर चाहिए, क्या सारा उसको कंडीशन चाहिए, वो सब अगर उससे छीन लिया जाए या उसको डिस्टर्ब कर दें तो क्या होगा। और थर्ड पूछा है द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज़ एक्सपोज्ड। तो वन बाय वन सबका देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं इफ़ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज देन द टेम्परेचर विल इंक्रीज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, द चांसेस ऑफ नेचुरल डिजास्टर टू अकर विल इंक्रीज, द वाटर साइकिल विल गेट डिस्टर्ब्ड। उसके बाद इफ़ द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज़ डिस्टर्ब्ड देन उसमें क्या होगा, द एनिमल विल लॉस देयर नेचुरल हैबिटेट एंड विल रीच द लेवल ऑफ एंडेंजर्ड। Most of the animals may be forced to invade places meant for human living in search of food and shelter। यानी कि अगर एनिमल्स के नेचुरल हैबिटेट को अफेक्ट कर देंगे तो बहुत सारे एनिमल्स जो है वो एंडेंजर्ड में बदल जाएंगे, मतलब कि लगभग उनका लाइफ ख़त्म हो जाएगा, तो एक्सटिंक्शन तक आ सकते हैं ना, तो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ बन जाएंगे। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या बोल रहा है कि अगर एनिमल्स को उनका हैबिटेट डिस्टर्ब कर देंगे तो वो लोग क्या करेंगे, जहाँ पे ह्यूमन लाइफ से जहाँ पे लोग रहते हैं उस जगहों पे अटैक करने लगेंगे फूड और शेल्टर के लिए। इसके बाद थर्ड पूछा था इफ़ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज़ एक्सपोज्ड तो क्या होगा। तो वहाँ पे लिखेंगे देन द एक्सपोज्ड लेयर विल लूज़ ऑल इट्स न्यूट्रिएंट्स स्पेशली द हमस। डबल एम हो गया, यहाँ पे सिंगल एम होता है, उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। यानी कि जब उसको हम लोग अपर मोस्ट लेयर को एक्सपोज कर देंगे तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स जो भी है उसमें हमस होता है, मतलब कि जो डेड प्लांट सब्सटेंस रहते हैं ना उनके डिकेइंग की वजह से उसमें एक ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग हमस बोलते थे। ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल विल डिक्रीज़ यानी कि वो पानी को जो कैप्चर
होल्ड करके रखता है ना वाटर सॉइल, वो वाली कैपेसिटी भी उसकी कम हो जाएगी और साथ ही साथ में सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगा ना, तो इसलिए वहाँ पे डेजर्टिफिकेशन विल टेक प्लेस। 5th क्वेश्चन है, आंसर इन ब्रीफ वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, यानी कि हम लोग को बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की क्यों ज़रूरत है। तो उसका आंसर क्या लिखेंगे, द वेराइटी इन लाइफ एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ and their interrelationships and their relationship with the environment is referred to as biodiversity. We should conserve biodiversity so as to maintain the food chain. The disturbance in the food chain may affect the whole ecosystem. Next question है, protected forests are also not completely safe for wild animals. Why? इसका आंसर क्या लिखेंगे, सिंस कैप्चरिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स बाय पोचर्स is still rampant in protected forest and areas, so they are not safe for wildlife. Next question है, some tribals depend on jungle. How? तो इसका आंसर लिखेंगे, some tribes depend on jungle for the fulfillment of their basic needs of life such as food, medicine, clothing, shelter, etc. ट्राइबल्स मतलब वो लोग जो कि छोटी छोटी ट्राइब्स होती हैं, वो लोग ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं। अभी जैसे ह्यूमन लाइफ इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है, लेकिन तब भी कुछ लोग ऐसे हैं अभी भी जो बहुत ही बेसिक नीड्स के साथ में अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। तो ये लोग जो है वो जंगल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो कैसे डिपेंडेंट है उस चीज़ को वो पूछ रहा है। तो वो लोग डिपेंडेंट किस चीज़ के लिए है, अपने लाइफ के लिए। लाइफ में उनको फूड मिले, मेडिसिन मिले, क्लोथ मिले, शेल्टर मिले, वो सारी चीज़ों के लिए वो लोग कहाँ हैं, जंगल के ऊपर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि अगर हम लोग फॉरेस्ट कट करते जाएंगे तो उसका क्या उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो उसमें आप क्या लिखेंगे, द कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन मे बी, पहले तो कॉज लिखेंगे उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस। तो कॉजेस क्या क्या है, नेचुरल कॉजेस जैसे कि फॉरेस्ट फायर हो गया, ड्राउट हो गया। ड्राउट यानी कि जब एक होता है फ्लड, जब बाढ़ आता है। उसके बाद एक होता है ड्राउट, उसका अपोजिट जब अकाल आता है बोलते हैं, मतलब वहाँ पे स्कार्सिटी ऑफ वाटर, ऐसी सिचुएशन है। और साथ ही में अगर फॉरेस्ट फायर हो गया कभी, तो इन चीज़ों की वजह से क्या होगा, मतलब पानी नहीं है तो पेड़ सूख जाएंगे। कभी एक जंगल में आग लग गया तो सारा जंगल ख़त्म हो जाता है। तो ये हो गया उसका कॉज। इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, तो बिल्डिंग फैक्ट्रीज एंड हाउसेस, यानी कि फैक्ट्रीज और हाउस बनाने के लिए क्या करते हैं कि जंगल को क्लियर कर देते हैं। उसके बाद प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन के लिए उस एरिया को खाली किया जाता है। और कभी कभी फर्नीचर और वुड, फर्नीचर बनाने के लिए वुड का यूज़ होता है ना, या फिर एज अ फ्यूल भी वुड का यूज़ होता है। तो मेकिंग फर्नीचर एंड यूजिंग वुड एज फ्यूल, इतना हो जाएगा इसका कॉसेस। ये द कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर, ये थोड़ा सा अलग पॉइंट था, यहाँ पे मेन हेडिंग था ये, लेकिन ये इस तरफ शिफ्ट हो गया। मेन हेडिंग है कंसिक्वेंसेस, कॉसेस हमने बता दिया। अब कंसिक्वेंसेस क्या क्या हैं, कंसिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट क्या क्या हो सकती हैं। तो पहला चीज़, नेचुरल क्लैमिटीज़ लाइक फ्लड, कुछ नेचुरल क्लैमिटीज़ आ सकती है जैसे कि फ्लड आ सकता है। उसके अलावा इंक्रीज़ इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद चेंज इन द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, जो सॉइल है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो सकती हैं। उसके बाद डिक्रीज़ इन ग्राउंड वाटर लेवल, एंड लास्ट है एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी फ्लोरा एंड फाउना। ये सारी कॉन्सिक्वेंसेस है डिफॉरेस्टेशन की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है यहाँ पे पूछ रहा है। तो जैसे रेड लाइन या फिर रेड साइन, रेड कलर से हम लोग ज़्यादातर की डेंजर को सिग्निफाई करते हैं ना, तो इसलिए रेड डाटा बुक हम लोग इसी से याद रखेंगे कि वो एक बुक है जहाँ पे, मतलब एक सोर्स बुक है जहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं सारे एंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स के। रेड डाटा बुक इज़ अ सोर्स बुक विच कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी यहाँ पे हमने आंसर 5 तक देखा है, ये वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए अभी हम लोग इसको यहीं पे एंड करते हैं। और इसके आगे की जो सॉल्यूशन है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।